बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले पाकिस्तान में जो बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब के केसेस आज लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इन केसेस से उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान साहब के कम से कम अस्पताल आने का रास्ता खुल सकता है, या कम से कम उनकी फैमिली के साथ मुलाकात या कोई चीजें नॉर्मलाइज हो सकती हैं। इंटरनेशनल दबाव तो पाकिस्तान के ऊपर है, और पाकिस्तान जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर मईशत खड़ी हो नहीं पा रही, पैसा बना नहीं पा रहे, कोई बाहर से सरमायाकारी आ नहीं रही, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान के साथ आपके हालात आपको पता है, और अभी जो एक सिनेरियो बना खलीजी ममालिक में, जब ये बहरान खत्म होगा तो इसके बाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी तो यही होनी चाहिए कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका ये पाकिस्तान से नाराज ना हो। पाकिस्तान को अगर इतना ही मिल जाए ना कि ये सारे ममालिक जो बड़े और तगड़े ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान ने पैसे देने हैं, ये पाकिस्तान से नाराज ना हो, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान किसी एक तरफ भी फिलहाल खड़ा नहीं हो रहा। अब इमरान खान साहब के जो दो मुकदमात हैं वो आज के दिन में लगे हुए हैं। एक जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब है, और दूसरा एक डिविजनल बेंच है जिसके अंदर केसेस लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उस्मा खान ने अदालत में दरखास्त की हुई है कि इमरान खान साहब का जो है वो तिब्बी मुआयना, इलाज और डॉक्टरों के विजिट्स, यानी इन सारे मामलों के हवाले से उन्होंने कहा हुआ है कि इमरान खान साहब को सहूलत फराहम की जाए जो उनका हक है। और साथ में उन्होंने बताया जो सूरत हाल है, अब शफा इंटरनेशनल अस्पताल में वो चाहते हैं उनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि जहाँ पे करवाया जा रहा है पिम्स में, वहाँ पे इसकी स्पेशलिटी है नहीं और वहाँ पे वो सहूलतें नहीं है। फिर खून के टेस्ट की रिपोर्टें वो मांग रही हैं कि वो भी फराहम की जाए। तो ये तो पहली दरखास्त है जो इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से है। दूसरी जो है वो सरफराज डोगर, जिन जज साहब को लाया गया लाहौर से, पता नहीं 15वें नंबर से उठा के उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लाकर इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को दबाकर रखना था, उनके केसेस में उनको अंदर रखना था, और ये काम डोगर साहब बखूबी कर रहे हैं। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस आजम खान साहब हैं दूसरे मुकदमे में। ये अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की दरखास्त जमानत जो है इसके ऊपर समात होगी। और तोशाखाना 2 केस जो है उसके अंदर भी दरखास्त गई हुई है, लेकिन अभी तक एतराजात में रखी गई है, अब वो मुकर्रर नहीं की गई। तो आप सारी सूरत हाल समझते हैं कि पाकिस्तान में तब तक कुछ भी नहीं होगा इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जब तक कि अवाम खड़ी होकर कंट्रोल अपने हाथ में ना ले, या एक शदीद तरीन अंदरूनी और बैरूनी दबाव ना बन जाए, या फिर आसिम मुनीर साहब जो है, क्योंकि उनका डर तो दूर हो ही नहीं रहा, उन्होंने इस्तिस्ना तक ले लिया, ताउमर वो जो है ताहयात वो बन गए फील्ड मार्शल, इस्तिस्ना भी ताहयात ले लिया। अजीबोगरीबी काम किया उन्होंने। कोई आर्मी चीफ आज तक इतना डरा हुआ नहीं था कि अब नौकरी खत्म होने के बाद कहीं मेरे ऊपर मुकदमे बन जाएंगे, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। तो आसिम मुनीर साहब के साथ ये प्रॉब्लम तो है। अब आ जाए नाज़रीन इंटरनेशनल खबरों की तरफ से। अमेरिका के अंदर ना एक ब्रीफिंग दी गई है 2 घंटे की, 2 घंटे से ज्यादा की ये ब्रीफिंग थी, और अमेरिका में ये ब्रीफिंग दी गई है अमेरिकी सेनेटर्स को। इनमें से चंद ने बाहर निकल गए, बंद कमरे के अंदर ब्रीफिंग थी, इन्होंने बाहर निकल के कुछ चीजें तो नहीं बताई, जहां पे ये अंडर ओथ होते हैं जो बातें नहीं बता सकते वो तो नहीं बताई, लेकिन जो चीजें इन्होंने बताई हैं उन्होंने हिलाकर रख दिया पूरी दुनिया को। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के पोल खोल दिए, और अमेरिका ने ईरान जंग में अब तक जो कुछ भी किया है ये सारा मामला इन्होंने सामने लाकर रख दिया है। मैं आपको सिर्फ 3 सेनेटर्स का बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा इस मीटिंग से बाहर आने के बाद। सेनेटर क्रिस मर्फी ये कहते हैं जनाब कि मैं अभी 2 घंटे की बंद कमरा खुफिया मीटिंग से आया हूं जो जंग के बारे में थी। इसने मुझे सिर्फ ये यकीन दिलाया है कि ये बिल्कुल ही एक बगैर सर पांव के एक जंग है, यानी बेरब्त है, कोई बगैर प्लानिंग के ना इसको कोई सारा ना कोई पांव है जो लड़ाई हो रही है। हम अपने जो हमारे मकासद थे उनमें से किसी एक मकसद को भी हासिल करने के काबिल नहीं हुए और ना कर पाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। वाकई कोई रास्ता नहीं है कि हम ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर सके, क्योंकि उनका ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे बहुत गहराई में दफन है, और हम किसी भी हथियार के जरिए से ईरान के एटमी प्रोग्राम को खत्म नहीं कर सकते जब तक कि हम जमीनी हमला ना करें, यानी ईरान की सरजमीन पे अपनी फौज जब तक हम ना उतारें। और ये ज्यादा तबाकुन होगा और बड़ा गैर मकबूल होगा, बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा अमेरिका के अंदर, ये सेनेटर मर्फी कह रहे हैं। अब आ जाए अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, इनका जो स्टेटमेंट है बाहर आने के बाद, इन्होंने कहा जी अमेरिका ईरान में फौजें भेजने जा रहा है जो बहुत खतरनाक है, यानी इन्होंने भी वही बात की कि ये फौज भेजने जा रहे हैं ईरान के अंदर ग्राउंड पे, और बड़ी परेशान करने वाली बात है। ये अमेरिकी हुकूमत की खुफिया इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग थी, उसके बाद ये एक और सेनेटर का स्टेटमेंट है। अब एक और सेनेटर उनका स्टेटमेंट आप सुन लें। ये कहते हैं जंग पर 2 घंटे की क्लासिफाइड ब्रीफिंग से वापस आया हूं, ईरान का ज्यादातर एटमी प्रोग्राम जेरे जमीन है, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। इनको भी ये जमीनी हमले की बात बताएगी। ये जो सेनेटर बाहर आए उन्होंने बताया जी कि अब अमेरिका जमीनी हमला कर सकता है। तो क्या वाकई जमीनी हमला हो सकता है? ईरान के सामने जब ये सवाल आता है तो ईरान की जो फौज है उनका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं जी हम 50 साल से इंतजार कर रहे हैं
कि इसराइली और अमेरिकी फौजी हमारी सरजमीन पे है, जरा जमीन पे इनके साथ आमने सामने मुकाबला हो। बल्कि वो लोग तो ये कहते हैं हम ताबूतों के अंदर लाशें भेजना चाहते हैं इनके फौजियों की, डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे कत्लेआम किया जाता है। तो ईरान तो तैयारी करके बैठा हुआ है कि आ जाओ जमीन पे। देखिए ईरान का पूरा मुल्क ही अब एक फौज बन गया, वो 9 करोड़ लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा। आयतुल्लाह अली खामनई ने जो शहादत है उसको चूज किया था कि ठीक है यार मैं अपने मुल्क के लिए जिया हूं और अब मेरी मौत भी मेरे मुल्क के काम आएगी, वो शहीद हो गए, ये उनके पास चॉइस थी। उन्होंने शहादत को गले लगाया और पूरा मुल्क जो है वो जंग के अंदर उतर गया। और अब ईरान वैसा नहीं है जैसा इससे कुछ अर्सा पहले वहां मुजाहरे हो रहे थे, चीजें हो रही थी। ईरानियों को इकट्ठा कर दिया अमेरिका और इसराइल के हमले ने। हत्ता कि जो अरब ममालिक के अंदर या कुछ और ममालिक के अंदर ईरानियों को लेकर एक शिया सुन्नी का भी एक डिवाइड था, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसका फायदा हुआ ईरान को, बहुत फायदा हुआ। और अब मामला ये है कि जमीनी फौज, तो जमीन पे क्या ये फौज भेज सकते हैं? मुझे जो दिखाई देता है वो ये है कि अमेरिका हो सकता है कि ईरान में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे या कोई एक ड्रामा क्रिएट कर दे, जैसे हॉलीवुड की मूवी होती है कि अचानक किसी ऐसे अजीब से इलाके के अंदर अमेरिकी फौजें उतरे, इसराइली कमांडो उतरे और उतर के वो कार्रवाई डाल के वापस चढ़ के निकल जाए, वो वीडियो शीडियो बन जाए और बाद में अमेरिका रोला डाल दे जी हमने तो उनके हथियार तबाह कर दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। वहां पे ईरानी जहां बैठे हुए हैं वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेंगे इनके आने पे, वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। जहां पे उन्होंने अपने एसेट रखे हुए हैं, अगर उन्होंने उसको जमीन के बहुत सैकड़ों फुट नीचे लेकर चले गए, अगर जमीन के अंदर बल्कि हजारों फुट वो नीचे लेकर चले गए जमीन में, अपने असासों को, अपने मिसाइलों को, अपने ड्रोन्स को और अपने एटॉमिक एनर्जी के हवाले से जो वो काम कर रहे थे, अगर वो जमीन के नीचे ले गए, उन्होंने बमों से बचा लिया, तो क्या वो इंसानों से नहीं बचाएंगे? उन्होंने वहां सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया होगा। ये कहने के लिए बड़ा आसान है, ड्रामा क्रिएट किया जा सकता है फेस सेविंग के लिए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। और एक और चीज है कि क्या ईरान अब एटमी धमाका करेगा? इसके ना इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। ईरान को जिस किस्म की लड़ाई के अंदर डाल दिया गया है, ईरान को इस बात की समझ आ गई है कि अगर उसके पास एटम बम होता तो इसराइल या अमेरिका कभी भी उसके ऊपर अटैक करने की जरूरत ना करते। अगर ईरान के पास एटमी टेक्नोलॉजी होती है, उन्होंने तजर्बा किया हुआ होता है एटम बम का, तो जिस तरह के उनके मिसाइल्स हैं और जिस तरह उन्होंने डिसीव कर दिया है रेडार्स को या उस सारे सिस्टम को जो अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था इसराइल में और मिडिल ईस्ट में, तो उसके बाद ये डर जाते हैं और ये कभी भी अटैक ना करते। तो ईरान अब बड़ा संजीदगी से इसके ऊपर गौर करेगा। कुछ सोर्सेज ये क्लेम भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईरान इस हवाले से कोई सरप्राइज दे सकता है। 12 जब वो होगा तब उसके ऊपर बात करेंगे। टॉम हॉक मिसाइल, डोनाल्ड ट्रंप के गले जो सबसे बड़ी चीज पड़ी हुई है ना, वो है मासूम बच्चियों का कत्ल। और ये बात ठीक है, हम सबको इस पे बात करनी चाहिए, दुनिया के हर इंसान को इस पे बात करनी चाहिए और बार बार बात करनी चाहिए। मैं अब कहीं गया हुआ था, मुझे 2-3 अंग्रेज मिले, यहाँ बर्तानिया के रहने वाले लोग हैं, वो भी बच्चियों का जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, और उनमें एक की आंखों में आंसू थे। स्टुअर्ट नाम था उसका बंदे का, मुझे याद है। वो जब मेरे साथ बात कर रहा था तो उसको बहुत तकलीफ हो रही थी कि मासूम बच्चियां, तो उसको ये नहीं पता था उनकी एज क्या है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी वो 7 साल से 12 साल तक की थी। उसने कहा हमारे घर में इतनी छोटी बच्ची, तो उसके मैंने देखा उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो पूरी दुनिया को आपको बताना चाहिए कि वहां पे 168 मासूम बच्चियों का कत्लेआम हुआ, इसके ऊपर सबको आवाज उठानी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बचने के लिए ये मामला कत्लेआम का डाल दिया ईरान के ऊपर। और जब मीडिया ने पूछा जी वहां पे तो टॉम हॉक मिसाइल गिरा, तो ट्रंप ने कहा जी वो तो ईरान के पास भी है। तो मैंने जरा इसके ऊपर थोड़ा चेक किया कि ये टॉम हॉक मिसाइल किसके पास है। एक तो सेनेटर चक शूमर जो है अमेरिका में, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है, ईरान के पास टॉम हॉक मिसाइल नहीं है। ये टॉम हॉक मिसाइल है क्या? ये क्रूज मिसाइल है नाज़रीन, लॉन्ग रेंज है, ये 2500 किलोमीटर तक चला जाता है, 1500 किलोमीटर से लेकर, और ये जेट पावर है, बहुत जबरदस्त इसके अंदर पावर है, बहुत स्पीड है इसकी। साइज इसका उतना बड़ा नहीं होता, 20 फुट का ये मिसाइल है। 300 पाउंड तक ये अपने साथ वॉरहेड लेकर जा सकता है, और ये बहरी जहाजों से भी इसको फायर किया जा सकता है। रफ्तार बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। फिर ये ज्यादा बुलंदी पे नहीं जाता, जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ऊपर जाते हैं फिर वापस आते हैं, आकर लगते हैं, ये ऐसे नहीं करता। ये मिसाइल जो है ये जमीन से कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं जाता, और ये अपने टारगेट को ढूंढ के उसके ऊपर अटैक करता है। ये इस हवाले से बड़ा शानदार है। रेडार के अंदर भी बहुत कम आता है, काबू नहीं आता। ये नवाज शरीफ, आपको याद है एक दिन नवाज शरीफ बरतानिया में जब थे, इलाज करवाने के लिए गए हुए थे, तो पाकिस्तानी हुकूमत पे, फौज पे दबाव डालने के लिए उन्होंने कहा था कि टॉम हॉक मिसाइल आके जो बलूचिस्तान में गिरे थे, जो 2 नहीं चले थे, उनको काबू कर दिया गया था जब अफगानिस्तान पे अमेरिका बमबारी कर रहा था। तो बाद में रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और टॉम हॉक मिसाइल टाइप के पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बना लिया। तो ये बात ठीक है, चाइना ने बड़ी मदद की थी। अमेरिका के ड्रोन से यहाँ पे पाकिस्तान में गिर गए थे, कुछ मिसाइल भी गिर गए थे जो चले नहीं थे, तो उसको फौरी तौर पे पाकिस्तानियों ने कंट्रोल कर लिया था। और बाद में
चाइना की मदद से उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की गई थी, तो पाकिस्तान ने कुछ हथियार बना लिए थे। ईरान के पास टॉम हॉक नहीं है, ये दुनिया में जिन मुल्कों के पास है उसमें अमेरिका के पास है, बर्तानिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। अभी जापान को लगाकर दिया जा रहा है क्योंकि चाइना से और शुमाली कोरिया से उनको खतरा रहता है, लिहाजा वो कर रहे हैं। बहरहाल शुमाली कोरिया ने भी एक क्रूज मिसाइल का बड़ा कामयाब तजुर्बा कर लिया एक दिन पहले। वो अपनी तैयारियां हर वक्त करते रहते हैं, उनके तो हथियार ही बहुत ज्यादा हो गए। तो नाज़रीन, ये डोनाल्ड ट्रंप झूठे साबित हो रहे हैं इस मामले में। अमेरिका ने कितने हथियार फूंक दिए और कितने हथियार चला दिए, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज ने दी है कि ईरान जंग के सिर्फ 2 दिनों में अमेरिका ने $5.5 अरब से जायद के हथियार इस्तेमाल किए। आप सोचे कितनी तबाही इन्होंने फैलाई है। $5.5 अरब से जायद के हथियार अमेरिका ने सिर्फ 2 दिन में चलाए। कितना बारूद फेंका इन्होंने ईरान के ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते। अब इस वक्त ईरान ने 36वीं लहर जो है मिसाइलों की वो भेजी है इसराइल में, यानी 1 2 3 4 करके अब 36 तक पहुंच गया ईरान। ये 36वीं लहर गई है और इसराइल के अंदर बहुत तबाही है। इसराइल की सूरत के ऊपर बीबीसी ने एक रिपोर्टिंग की है, ये जरा मैं आपके सामने रखता हूँ रिपोर्टिंग बीबीसी की। ये तेल अवीव से बीबीसी ने रिपोर्ट की है कि यहाँ पे हू का आलम है, खौफनाक सूरत बनी हुई है इसराइल के अंदर, बहुत खराब हालात है। जुज़वी तौर पे लॉकडाउन लगा हुआ है इसराइल में, दुकानें और कारोबार बंद है इसराइल में, और ये सूरत आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती चली जा रही है। साथ उन्होंने ये भी बताया कि सायरन भी अब प्रॉपर काम नहीं कर रहे, मिसाइल आते हैं तो सायरन का सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा। और हम ये देख रहे हैं फिजा में मनाजिर कि जो मिसाइल अब ईरान की जानिब से आता है उसको रोकने के लिए इसराइल का दफाई निजाम प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब इसराइल की फिजा ऐसा लगता है कि ईरानी मिसाइलों के लिए खुली है, उनके ड्रोन्स के लिए खुली है। उस तरह का दिफा नहीं है जैसा आयरन डोम से एक्सपेक्ट किया जाता था या कहा जाता था। अब ये तो बीबीसी का आपको बताया कि इसराइल में क्या सूरत हाल है। जरा देखें CNN की रिपोर्ट क्या कह रही है ईरान के बारे में। ईरान में जो सूरत हाल है उसको CNN ने रिपोर्ट किया कि वहां कारोबारी जिंदगी मामूल के मुताबिक है। लोग काम कर रहे हैं, होटलों पर खाने खा रहे हैं और सड़कों पर चहलकदमी कर रहे हैं, चहल पहल चल रही है। देखें ईरान कैसा है और इसराइल कैसा है, दोनों में कितना फर्क है। हालांकि वहां पे बंकर्स भी नहीं है। तो ये 9 करोड़ लोगों को खड़ा कर दिया खामनई ने, और ये अब लड़ाई ऐसा लगता है लंबी लड़ने के लिए ये कौम भी तैयार है, इनकी फौज भी तैयार है। वो कहते हैं हम तो 25-30 साल से इस लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। नाजरीन, एक और खबर आई है और खबर ये कह रही है कि आबनाए हरमज में, आबनाए हरमज जहाँ पे ईरान ने रास्ता बंद किया हुआ है और दुनिया की पेट्रोलियम मसनूआत वहां से नहीं गुजर पा रही है, उसकी वजह से प्राइस ऊपर जाने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। अमेरिका ने कुछ इकदाम उठाए, अब कीमत नीचे तो आई है पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में, जैसे ऊपर गई थी वैसे ही नीचे भी आ गई। पाकिस्तान की हुकूमत जिसने रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अवाम के लिए बढ़ा दी थी, 55 रुपए, कम करने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। जैसे आपने बढ़ाई थी अब आप कम भी कर दे वैसे ही। लेकिन डिटाई और बेशर्मी के अंदर इन्होंने PhD किया हुआ है, और इनसे बड़े बेशर्म वो हैं जिन्होंने लाकर इनको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकार सारे के सारे। तो लाकर जिन्होंने इन्हें बिठाया ना उन्हें शर्म आती है, ना ये जो आ गए हैं ना इन्हें शर्म आती है, और अवाम जो है वो इनको शर्म दिला नहीं रही। जिस दिन अवाम निकलेगी तो इनको शर्म आएगी। बहरहाल अब आबनाए हुरमुज़ को बाकायदा बंद करने के लिए ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी है पानी के अंदर। ये पानी में ना फ्लोट करते हुए बम होते हैं, इनको ये मुख्तलिफ जगह पे बिछा दिया जाता है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, तो ईरान के पास अपने, अब ये पानी में जब इसको बिछा देंगे तो कोई भी जहाज इनसे टकराएगा तो ये उसकी तरफ जाएंगे, उसके साथ लगेंगे तो वो जहाज तबाह हो जाएगा। और जिस जहाज में तेल होता है वो तो बहुत तेजी से चलता है, बहुत जल्दी तबाह हो जाता है। तो ईरान ने आबनाए हुरमुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं, और बहुत थोड़ी जगह उसने ऐसी छोड़ी जहां से वो जिसको चाहेगा उसको गुजार देगा। तो अभी तक ईरान ने चाइना को इजाजत दी है कि आप अपने बहरी जहाज यहां से गुजार सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने दावा कर दिया कि हमने बारूदी सुरंगें बिछाने की जो कोशिश कर रही हैं ईरानी कश्तियां, उनमें से 10 कश्तियों को हमने डबो दिया। वैसे भी ट्रंप ने गेम चुप के रखी हुई है, एक कामयाबी मिलती है तो उसको 10 से ज़रब करके बताता। देखा ना पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में भी वो 1 2 3 4 5 7 करते करते कितने जहाज बढ़ा दिए। 6 जहाजों से शुरू हुआ, 11 जहाजों तक डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गया। वो तो शुक्र है नरेंद्र मोदी के साथ उनका मामला हो गया, वरना ये 1100 जहाज भी हो जाने थे। इंडिया के सारे ही जहाज डोनाल्ड ट्रंप ने बयानात के अंदर तबाह कर देने थे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने गेम चुप के रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी बढ़ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजाजत मिलने के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के साहबजादे मुश्तबा खामनई को मुबारकबाद पेश की है और उनके वालिद के इंतकाल के ऊपर भी स्टेटमेंट दिया। सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ की इतनी जरूरत कैसे हुई कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया इस वक्त, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि मुझे ये बंदा पसंद नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ अंदर की खबर, और ये जनाब पाकिस्तान से है। खबर ये है कि शहबाज शरीफ को इजाजत अमेरिका ने खुद दी है, और पाकिस्तान को ये लगता है, यानी हैरत थी कि ये इनको इजाजत कैसे मिल गई। तो मामला सीधा सा है और साफ सा है कि अमेरिका
बैकडोर चैनल को जिंदा रखना चाहता है। उसे अपने कुछ ऐसे इंतहाई वफादार लोग चाहिए जो ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में हो, और जिस वक्त मुज़ाकरात करने हो उस वक्त मुज़ाकरात किए जा सकें और उस वक्त वो लोग काम आ सकें। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त मिली, लेकिन इस इजाज़त मिलने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने ना तो इतनी सारी बच्चियों के कत्लेआम का तज़किरा किया और ना ही डोनाल्ड ट्रंप की या अमेरिका की मजम्मत की, बल्कि शहबाज शरीफ साहब आज भी अपनी उस बात पे कायम है, अपनी पूरी फैमिली समेत। मरियम नवाज ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमन का जो नोबेल इनाम है ना, वो बड़ा अच्छा काम हमने किया, वो हम दिलवाएंगे। तो वो आज भी उसी बात के ऊपर उसी तरह कायम है। नाज़रीन, एक और खबर मैं बताता हूँ, पाकिस्तान का क्योंकि तस्करा हो रहा है, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से पैसे मांग लिए। लड़ाई के बीच में आप किसी से पैसे मांग लेना तो बड़ा मायूब लगता है, ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होती है कि जी हमें पहले पैसे दें आप। वो आपसे मदद मांग रहे हैं, आप उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उनसे जो पैसे मांगे हैं उसके हवाले से हबीब अकरम साहब ने एक दो और लोग हैं, उन्होंने भी ये दावा किया। वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटाइज किया गया है वहां जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उन्हें। इसको जरा समझें आप टेक्निकली। इसका मतलब ये उनके कहने का कि जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं वो वहां कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, उनके पैसे सऊदी अरब के बैंकों में होते हैं। तो जो पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं सऊदी अरब में, उनके पैसों को मुबैना तौर पे गारंटी के तौर पे दे दिया है सऊदी अरब को कि आप हमें कर्जा दे दें इतने साल के लिए, यानी $5 अरब का आप तेल दे दें और $5 अरब आप हमारे डिपॉजिट कर दें, और इसके बदले में जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं वहां पे सऊदी अरब में, उनके पैसे हम आपके पास जमानत रखवा देते हैं कि अगर हम वापस ना कर सके तो आप उनके पैसे जब्त कर लीजिएगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं अपने 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करूं और किसी से कर्जा मांगूं, और वो मुझे कहे जी आपको कर्जा तो मैं दे दूंगा, गारंटी दे, तो मैं कहूंगा जी इन तीनों की तनख्वाहें आप गारंटी के तौर पे रख लें, या इनका कारोबार आप गारंटी के तौर पे रख लें, अगर मैं पैसे वापस ना दे सकूं तो आप इनके पैसे मार दीजिएगा। ये पाकिस्तान ने किया, इसको सिक्योरिटाइज किया। ये नाजरीन हरकतें हैं इनकी, यानी और कुछ बेचने के लिए बचा नहीं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की इनकम दाव पे लगा दी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह।